नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायग्नोसिस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। डायग्नोसिस बच्चों कहते हैं कि आप बीमारी की तशखीस कैसे करें, किन किन मेथड्स से आपको पता चलता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कोई ना कोई जो है वो बीमारी चल रही है, ठीक है ना कोई डिजीज़ चल रही है। इसको करने के लिए अब आपके पास जो है डायग्नोसिस के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे ईजी वे जो है वो क्या है, या जो ECG है, ठीक है। ECG में आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम हो तो वो पता चल जाता है। उसके अलावा इको है, ठीक है। इको में क्या होता है कि जो हार्ट है उसका अल्ट्रासाउंड को कहते हैं, जिसमें हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है और आपको कोई ना कोई डिफेक्ट पता चल जाता है। उसके बाद जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें आपकी बुक में दिया हुआ है सबसे पहले एंजियोग्राफी का, ठीक है। एंजियोग्राफी क्या होता है बच्चों, बेसिकली एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को अगर हम सेम उस हेडिंग में ही पढ़ लें तो हम देखते हैं कि एंजियोग्राफी किसे कहते हैं और एंजियोप्लास्टी किसे कहते हैं। एंजियोग्राफी इज़ बेसिकली कि आपके पास अगर हम लोग देखें तो हार्ट अगर था हमारे पास बच्चों, तो हार्ट के अंदर क्या आ रहा था, ये राइट एट्रिया वेंट्रिकल वगैरह अगर हम लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब इसमें क्या था बच्चों के इसके अंदर आ रही थी वेना कैवास आ रहे थे, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा और कोरोनरी साइनस, ये तीनों चीज़ों से ब्लड आ रहा था। और हार्ट से ब्लड जा कैसे रहा था, अयोटा के थ्रू जा रहा था, सही है। तो अब इसमें अयोटा में अगर आप आगे फर्दर डिवीजन करेंगे तो वो फिर लेग्स की आर्टरीज में डिवाइड होते हैं, हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होते हैं, रीनल आर्टरी में डिवाइड होते हैं। तो ये सारी आर्टरीज जो है वो फर्दर डिवाइड हो रही थी। अब इसमें होता क्या है एंजियोग्राफी में कि कार्डियक कैथेटर को प्लेस किया जाता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है किसी भी वेन और आर्टरी में। आप जो है वो वेना कैवास में भी इंटर कर सकते हैं, फेमरल वेन वगैरह में, ठीक है, या फिर किसी आर्टरी से भी आप जा सकते हैं। कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और ये कैथेटर आगे किधर चला जाता है, फिर हार्ट की तरफ चला जाता है। यहाँ से वेन से चाहे आप जाएँ, ठीक है, वेन से भी आप हार्ट की तरफ जा सकते हैं और आर्टरी के थ्रू भी आप हार्ट की तरफ जा सकते हैं। अब उस कैथेटर का क्या फ़ायदा होगा कि उस कैथेटर के अंदर आप इंसर्ट करते हैं एक डाई को, ठीक है, जो कि डाई क्या होता है, कलरफुल चीज़ होती है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आर्टरी के थ्रू जाते हैं या वेन के थ्रू जाते हैं, यानी डायरेक्टली उन्होंने हार्ट को नहीं छेड़ा, वो साइड ऑफ द बॉडी, पेरिफेरी ऑफ द बॉडी से मूव करते हैं और वो कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और वो क्या डाल देते हैं इसके अंदर, एक फ्लोरोस्कोपिक गाइड वो रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के थ्रू। रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस का मतलब क्या है कि ये जो डाई आप इंसर्ट करते हैं वो क्या होता है, वो कलरफुल होता है या वो शाइनिंग होता है, ठीक है। सो जब आपने लेट्स सपोज यहाँ से वो कैथेटर प्लेस किया और यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, डाई को इंसर्ट कर दिया। अब जैसे जैसे डाई को इंसर्ट करेंगे साथ साथ क्या लगे होते हैं बच्चों, रेडियोग्राफ्स लगे होते हैं, रेडियोग्राफिक मशीन्स लगी होती हैं जो कि इसकी क्या करते रहते हैं, पिक्चर्स लेते रहते हैं। अब जब पिक्चर्स लेंगे, कंट्रास्ट मीडिया आपने डाला हुआ है, आपको लेट्स सपोज आपने ये वाला एरिया स्टडी करना है, तो आप इस आर्टरी से गए, ठीक है, आपने इसके अंदर क्या कर दिया, डाई इंसर्ट कर दिया है। अब जब डाई इंसर्ट किया तो यहाँ पे क्या होने लग पड़ी है, लाइट प्रोड्यूस होने लग पड़ी है, जो कि रेडियोग्राफिक मशीन उसको क्या करेगी, डिटेक्ट करेगी। अब यहाँ पे कोई भी वेल्व की डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी आयोटिक वेल्व की डिजीज़ है, आयोटा की डिजीज़ है या माइट्रल वेल्व की डिजीज़ है, या फिर साइज ऑफ वेंट्रिकल आपने डिटेक्ट करना है, कोई भी एबनॉर्मैलिटी इस एरिया की होगी तो वो आपके पास पिक्चर्स आ चुकी होंगी। वो डॉक्टर्स उस पिक्चर को और जो नॉर्मल जो हार्ट का स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली उसको दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि कौन सी डिजीज़ यहाँ पे लोकेटेड है या फिर जो हार्ट प्रॉब्लम आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर लेते हैं, डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो एंजियोग्राफी एक टेक्निक है, एक मेथड है जिसके थ्रू आपने क्या करना होता है, आपने हार्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। और वो किस तरह से होता है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, कार्डियक कैथेटर इंसर्ट होता है आइदर थ्रू द वेन और आइदर थ्रू द आर्टरी, देन डाई इंसर्ट किया जाता है इनटू पर्टिकुलर एरिया ऑफ द हार्ट विच यू वांट टू नो, एंड देन आपके पास क्या होती हैं, रेडियोग्राफिक फिल्म्स ऑब्टेन होती हैं। उन फिल्म्स में अगर कोई एबनॉर्मैलिटी होती है तो वो डॉक्टर्स देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब जो ट्रीटमेंट होती है तो उस प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हैं, एंजियोप्लास्टी का नाम दे देते हैं। अब एंजियोप्लास्टी में भी यही होता है बच्चों के आपके पास क्या होगा, आइदर थ्रू आर्म और लेग्स, क्योंकि आर्टरीज तो सारी डायरेक्टली जाके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किधर जाके कनेक्ट हो रही है, हार्ट में कनेक्ट हो रही है ना। तो एक प्लास्टिक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, लेट्स सपोज ये आर्टरी है, इसमें एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, और ये क्या हुई हुई है आगे इसके, ये था ये वेसल थी और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, इसको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। अब जब इसने ब्लॉक किया हुआ है तो ये प्लास्टिक ट्यूब आगे जाएगी, सही, और इसके जो मेजर वेसल है अयोर्टा है, ये ब्लॉक हुआ हुआ है। अब ये प्लास्टिक ट्यूब इसके अंदर जाएगी और ये यहाँ पे क्या करेगी, इस थ्रोम्बस को की वजह से जो ल्यूमेन है वो कम हुआ हुआ है, तो इस प्लास्टिक ट्यूब के आगे लगा होता है बच्चों बेलून,
ठीक है। अब जैसे ही अंदर आगे जाएगी तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस बलून को इन्फ्लेट कराते हैं। तो जैसे ही इस बलून को इन्फ्लेट कराएंगे तो ये आर्टरी क्या हो जाएगी, ये डायलेट कर जाएगी, ठीक है। और जब ये डायलेट करेगी तो अब बेशक ये थ्रोम्बस पड़ा हुआ है, लेकिन ल्यूमेन क्या हो चुका है, उसका साइज बढ़ चुका है। तो जब ल्यूमेन का साइज बढ़ेगा तो जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, आराम से आगे की तरफ जो है वो मूव करने लग पड़ेगा, ठीक। सो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आपने प्लास्टिक कैथेटर इधर लेके आए हैं, आइदर थ्रू आर्म और लेग्स, मेजर वेसल की तरफ आप गए हैं। जब आप गए हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिला, एक प्लैक मिला है कोरोनरी आर्टरी में। जब कोरोनरी आर्टरी में आपको प्लैक मिला है तो आपके इस प्लास्टिक ट्यूब के एंड पे क्या पड़ा हुआ था, बलून पड़ा हुआ था। आपने क्या किया है, इस बलून को इन्फ्लेट कराया है। अब जब इन्फ्लेट करवाया है तो अब क्या हो चुका है, ये ल्यूमेन एक्सपैंड कर चुका है, ठीक है। तो जो टोटल डायमीटर है ल्यूमेन का वो ज़्यादा हो चुका है और ब्लड फ्लो भी क्या हो चुका है, आसानी से हो चुका है। लेकिन अब ये जब तक बलून इधर आपने रखा हुआ है तब तक तो ये ल्यूमेन ओपन ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने ये प्लास्टिक ट्यूब बाहर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, ये तो ल्यूमेन दोबारा से क्लोज हो जाएगा। तो इस प्रोसीजर का फ़ायदा, तो इसलिए यहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे स्टंट डाल देते हैं, ठीक है ना। स्टंट का क्या फ़ायदा होता है बच्चों, कि स्टंट की वजह से वो जो वेसल वॉल होती है वो ओपन रहती है और जो ब्लड फ्लो होता है वो ईजिली फ्लो करता रहता है, ठीक है ना, वो ईजिली जाता रहता है आगे। सो इस स्टंट के ऊपर एक तो स्टंट प्लेसमेंट हो जाती है एंजियोप्लास्टी में, और दूसरा इस स्टंट के ऊपर क्या लगा होता है, हेपेरिन लगा होता है। हेपेरिन क्या करता है, यहाँ पे ब्लड को फर्दर क्लोट होने से रोकता है, तो फर्दर क्लोटिंग भी नहीं होती है। और इसके अलावा इस स्टंट के ऊपर एक तो हेपेरिन लगा होता है और दूसरे क्या लगे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं। इन हेपेरिन का क्या फ़ायदा होगा कि वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा, और इस केमिकल का क्या फ़ायदा होगा कि वो फर्दर आर्टीरियल क्लोजिंग नहीं होने देगी। तो इन दोनों के मेथड से, इन दोनों इस प्रोसीजर के थ्रू आप क्या करते हैं, इस वेसल वॉल को ओपन कर देते हैं। और इस प्रोसीजर का नाम क्या है, एंजियोप्लास्टी। और ये जो है एंजियोप्लास्टी है, इसकी जो सेम ही प्रोसीजर होता है एंजियोग्राफी, लेकिन एंजियोग्राफी किसके लिए यूज़ हो रही होती है, डायग्नोसिस के लिए, और एंजियोप्लास्टी किसके लिए यूज़ हो रही होती है, ट्रीटमेंट के लिए। उसके अलावा जो दो मेथड्स आपको ट्रीटमेंट के दिए हुए हैं वो क्या है, कोरोनरी बाईपास, सही है। कोरोनरी बाईपास किसे कहते हैं बच्चों, कि लेट्स सपोज आपके पास एक ब्रिज है, सही है, ये ब्रिज है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रिज पे यहाँ पे क्या आ चुकी है, ऑब्स्ट्रक्शन आ चुकी है, यानी कि ये जो गाड़ियाँ आगे जा रही थी अब वो आगे नहीं जा सकती। तो आपने क्या किया है, आपने इधर ऊपर एक ब्रिज बना दिया है, सही है। आपने ये एक रास्ता बना दिया है, ये एक रोड था, ये यहाँ से ब्लॉक हो चुका है, तो आपने यहाँ से क्या किया है, एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड कर दिया गाड़ियों को। अब जो गाड़ियाँ यहाँ से नहीं जा सकती थी वो किधर से जाएंगी, यहाँ से इधर से होके जाएंगी। सो सेम प्रोसीजर हो रहा होता है कोरोनरी बाईपास में, कि बेसिकली अगर एक हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही थी अगर वो ब्लॉक हो चुकी है तो आप क्या करें कि एक एडिशनल आर्टरी या वेन लगा लें ताकि वो पाथ फ्लो हो सके, जो ब्लड आगे अब यहाँ से नहीं जा सकता तो वो यहाँ से आगे चला जाएगा। सो कोरोनरी बाईपास एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि हेल्प कर रहा होता है ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कराने में। इसमें क्या होता है, आपने एक हेल्दी सेगमेंट किसी भी और आर्टरी से या किसी भी और वेन से लेना होता है और उसको आपने अटैच करा देना होता है टू द आर्टरी और वेसल ऑफ द हार्ट। तो जब आर्टरी और वेसल ऑफ द हार्ट के साथ आप अटैच कराएंगे तो जो ब्लड फ्लो होगा वो उसमें से स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये वहीं की वहीं रहेगी। तो इस वजह से जो मेन हमारा काम क्या था कि हार्ट को ब्लड सप्लाई सही जानी चाहिए। तो वो अगर पहले यहाँ से अगर ख़राब हो गई है, उसकी कोई डिजीज़ आ चुकी है, तो अब उसके पास ऑल्टरनेट पाथ आ चुका है जिसके थ्रू ब्लड आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या नाम, इस प्रोसीजर को आप क्या नाम दे देंगे, कोरोनरी बाईपास का नाम दे देंगे। उसके अलावा जो एक और प्रोसीजर है वो क्या है, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या होता है बच्चों कि आपने, ओपन से नाम जाहिर हो रहा है कि आपने डायरेक्टली हार्ट के चेस्ट के ऊपर इंसिजन देनी है, ठीक है। और ये जो ऊपर बोन थी वो कौन सी थी, स्टर्नम थी ना, जिसके नीचे हार्ट पड़ा हुआ था। स्टर्नम में मिड लाइन इंसिजन होती है, आप स्टर्नम को साइड पे करते हैं, चेस्ट वॉल को ओपन करते हैं और नीचे क्या पड़ा होता है, हार्ट पड़ा होता है। अब आप उस हार्ट को जो है वो ओपन कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ओपन हार्ट सर्जरी का ये मतलब नहीं है कि हार्ट ओपन होगा, बल्कि ओपन हार्ट सर्जरी का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली हार्ट को अप्रोच करना है थ्रू द चेस्ट, थ्रू द स्टर्नम। तो मिड लाइन इंसिजन होती है, आप जो है वो क्या करते हैं, इसको दरमियान में इंसिजन लगा के स्टर्नम को साइड पे करते हैं, चेस्ट वॉल को साइड पे करते हैं। फिर जो भी हार्ट में प्रॉब्लम होती है वो क्या हो जाती है, उसको जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू, जनरल एनेस्थीसिया का मतलब है कोई पेशेंट पूरा का पूरा बेहोश होगा तो वो उसके थ्रू आपने क्या करना होता है, प्रोसीजर को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। ट्यूब्स भी आप लगा सकते हैं, जैसे हार्ट लंग बाईपास मशीन होती है वो कनेक्ट करते हैं, एक स्पेशल पंप होता है जो कि क्या कर रहा होता है कि जो ब्लड फ्लो है उसको उसमें हेल्प करा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है ये ऐड कराई जा सकती है। इसकी वजह से क्या होगा,
अब जब बंदा बेहोश होता है बच्चों, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है कि जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हुई होती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हार्ट का प्रोसीजर कर रहे हैं ना, तो हार्ट की जब एक्टिविटी स्टॉप हुई हुई है लेकिन पूरी बॉडी को तो ब्लड चाहिए, तो उस केस में आप एक मशीन इंसर्ट कर देते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक स्पेशल पंप इंसर्ट कर देते हैं, जिसके पंप का क्या फंक्शन होता है कि वो जो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स होता है और टू द हार्ट होता है उसको मेंटेन रखते हैं। वो जो मशीन होती है वो बेसिकली क्या कर रही होती है, वो ब्लड में ऑक्सीजन ऐड करा रही होती है, ब्लड को वार्म कर रही होती है। यानी कि जो काम हार्ट का होता है उस टाइम पे, अभी हार्ट तो एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे जो एक्टिविटी कर रही होती है वो क्या कर रही होती है, मशीन कर रही होती है, वो पंप कर रहा होता है, जिसको आप क्या नाम दे देते हैं, हार्ट लंग बाईपास मशीन। तो जब तक ऑपरेशन होता रहता है तब तक वो मशीन क्या करती रहती है, वो काम करती रहती है, और जो पूरी बॉडी को सप्लाई है वो उस मशीन के थ्रू होती रहती है। अब जैसे ही हार्ट का डिफेक्ट ठीक हो गया है, हार्ट का जो ऑपरेशन था वो हो जाता है, तो वो मशीन को, उस पंप को बंद कर दिया जाता है और हार्ट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जितनी भी इंसिजन्स दी हुई थी वो सारी की सारी क्लोज कर दी जाती है, सूचर्स लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह के प्रोसीजर को आप क्या नाम दे देते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी का नाम दे देते हैं। उसके अलावा बच्चों आपकी बुक में दो टर्म्स बताई हुई हैं, एक हाइपरटेंशन है और दूसरी क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहेंगे, जब ब्लड प्रेशर बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको आप क्या नाम दे देंगे, हाइपरटेंशन का नाम दे देंगे। अब दो तरह के ब्लड प्रेशर, दो तरह के प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं। एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे, जब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, ठीक है ना। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे, जब हार्ट की रिलैक्सिंग फॉर्म होती है। तो अब दोनों ब्लड प्रेशर में जब नॉर्मली जो हमारे पास ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो अगर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो उसको आप, यानी सिस्टोलिक 140 हो गया और डायस्टोलिक जो है वो 90 हो चुका है, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दे देंगे, हाइपरटेंशन का नाम दे देंगे। और अगर तो आपके पास जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 हो चुका है, तो उस प्रेशर को आप क्या नाम दे देंगे, उस प्रेशर को आप नाम दे देंगे हाइपोटेंशन का, ठीक है। तो अगर 90/60 हो चुका है तो उसको इतना लो बीपी हो चुका है, 120 से 90 पे आ चुका है सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक 80 से किधर आ चुका है, 60 पे आ चुका है, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दे देंगे, हाइपोटेंशन का नाम दे देंगे। अब इसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। हाइपरटेंशन अगर हो रही है बच्चों तो वो किस वजह से हो रही है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है या फिर डायबिटीज़ है या फिर ओबेसिटी है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करा रहे होते हैं, हाइपरटेंशन काज करा रहे होते हैं। इसमें आप डिफरेंट कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसमें डाइट दी हुई है, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं, वेट को कम कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, तो ये सारे जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन होने से नहीं बचा सकते हैं। उनको आप क्या नाम, यानी अगर उन फैक्टर्स को आप कंट्रोल करें तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन नहीं हो सकती। तो उसमें जो फैक्टर्स हैं हाइपरटेंशन के लिए वो क्या है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, डाइट को आप कंट्रोल कर लें, ठीक है। उसके अलावा एक्टिविटी को कंट्रोल कर लें, वेट को कंट्रोल कर लें। तो ये जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं इन पे तो हमारा बस है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, और उसमें क्या आ जाता है, एज, अगर जो इंक्रीजिंग एज है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंक्रीजिंग एज में हाइपरटेंशन होगी। उसके अलावा जेनेटिक्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसको, उस केस में भी आपने जो है वो आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे किडनी की डिजीज़ हो चुकी है या फिर थायराइड डिजीज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, जो हाइपरटेंशन है वो अनकंट्रोल चलती रहती है। और इसके अलावा हाइपोटेंशन में देखें बच्चों, तो हाइपोटेंशन में भी यही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अगर हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करना है तो आप हेल्दी डाइट लें, फिजिकल एक्टिविटी करें, वेट मेंटेन करें, तो और स्मोकिंग वगैरह को छोड़ दें। तो हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में बेसिकली आपने क्या करना होता है, फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको जो हार्ट के टॉपिक्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। आप एक सीक्वेंस में पढ़ें, आपको जो भी स्ट्रक्चर, सबसे पहले हार्ट का पढ़ें, फंक्शन पढ़ें, फिर वेसल्स का पढ़ें, फिर उनकी जो डिजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों मेरे चैनल को अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करूँ और आपका जो कोर्स है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।